Good morning, friends. Welcome back to our channel Doubt Expert. In our previous videos, we already discussed chapter 10, light. Light. Actually, in those videos, we discussed the reflection part of light. Now, in our today class, we are going to continue obviously the chapter light, but its refraction part. हमने जो लाइट थी हमारी लाइट चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन वाले केस में लाइट हमारी क्या बैंड होके वापस आ रही थी, यानी कि रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी। लेकिन रिफ्रैक्शन वाले केस में लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी, वो मीडियम के अंदर चली जाएगी। तो इट इज द फिनोमिना। आप देखेंगे यहाँ से कि क्या है ये, इट इज द फिनोमिना of bending of light as it passes from one medium to another. It is the phenomena of bending of light, bending of light as it passes from as it passes from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो लाइट बैंड होगी उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। जबकि हमारे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, लाइट हमारी सेम मीडियम से ही रिफ्लेक्ट होके क्या आ रही थी, वापस आ रही थी। उसमें मीडियम का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि ये कोई भी एक लाइन है, यहाँ पे हमारा मीडियम वन है, मीडियम वन है और ये है हमारा मीडियम टू। अगर यहाँ पे कोई भी एक इंसिडेंट रे आई, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये तो हमें पता ही है कि अब वो नॉर्मल के हिसाब से ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, नॉर्मल के अकॉर्डिंग बैंड होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंड होने के दो दो केसेस हैं, कि एक तो क्या होगा वो यहाँ से दूर चली जाए किससे, नॉर्मल से, और दूसरा क्या होगा वो नॉर्मल के पास आ जाए। या तो केस वन ये वाला होगा या फिर केस टू ये वाला होगा। लेकिन अब ये कैसे होगा हमें ये चीज को समझना है, ठीक, कि कहाँ किधर जाएगी वो, कैसे बैंड होगी, किस तरह से उसका बिहेवियर होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। इस इस क्लास में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये कंसेप्चुअल पार्ट, ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, हम इसका कंसेप्चुअल पार्ट भी लेके चलेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों, वाई अ रे बैंड, रे बैंड ही क्यों होती है, वो जब किसी भी मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्यों बैंड होती है, ये हमारा क्वेश्चन उठता है। चलिए हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आपको पता चल गया है रिफ्रैक्शन क्या है, फिनोमिना ऑफ लाइट बैंडिंग। इट इज द फिनोमिना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बट व्हाई अ रे बैंड? अ रे बैंड क्यों होती है? क्योंकि जो बैंडिंग ऑफ लाइट है वो इसलिए होती है बिकॉज वेलोसिटी जो है लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर हम अलग अलग मीडियम की बात करेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी है लाइट की वो भी अलग अलग होगी। ऐसा तो है नहीं कि जिस वेलोसिटी से एक मीडियम में लाइट की ट्रेवल करेगी उसी से वो दूसरे में करेगी। नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर एक की वेलोसिटी हर मीडियम की अलग अलग होगी। अब अगर आप मानते हैं कि अगर लाइट हमारी वैक्यूम यानी कि एयर में ट्रेवल कर रही है, तो एयर में हमारी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगर वो किस में करेगी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, ठीक है, सबसे पहला है हमारा एयर। एयर यानी कि एयर को आप वैक्यूम भी कह सकते हैं, ठीक। कई बार हमारा यहाँ पे एयर को वैक्यूम से भी सिग्निफाई किया जाता है, एयर या फिर वैक्यूम। इसमें सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कि एक सेकेंड में
एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल कर जाती है, 3 × 10⁸ तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तुरंत ही क्या हो जाता है, लाइट ट्रेवल करके आपकी लाइट जल जाती है। ऐसा तो है नहीं अभी आपने स्विच ऑन किया उसके 1 घंटे बाद लाइट चल रही है, नहीं ना, क्योंकि स्पीड जो है लाइट की वो एयर या फिर वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸। अब दूसरा हमारा क्या, अगर हम वाटर में देखें तो वाटर में इसकी स्पीड होती है 2 × 2.5 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। फिर उसके बाद हम देखेंगे तीसरा ग्लास, आपके क्लास 10th में यही तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ग्लास, ग्लास में कितनी होती है, 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना चलेगी, 2 × 10⁸मीटर। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा जो मीडियम है वो डेंसर होता जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर एयर की बात करें तो एयर हमारा रेयरेस्ट ऑफ ऑल मीडियम है, यानी कि बहुत रेयर मीडियम है, फिर वो थोड़ा और डेंसर हुआ है ना। और फिर हम देखेंगे कि ग्लास, ग्लास हमारा और ज्यादा डेंसर है। डेंसर हम किस तरह से कह रहे हैं, ग्लास कितना थिक होता है, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत हाई है। ऐसे ही वाटर की कंसेंट्रेशन कंपेयर टू एयर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ग्लास की जो कंसेंट्रेशन है वो एयर और वाटर दोनों से ही हाई है, यानी कि इन सब में अगर हम देखें तो ग्लास हमारा सबसे ज्यादा डेंसर है, फिर हमारा वाटर है, और फिर हमारा एयर है। अगर हम किसकी तरफ में देखें, ये हमारा डेंसर से रेयर की साइड जा रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे लाइट हमारी डेंसर मीडियम में जा रही है, क्या होती जा रही है, उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पीड हमारी कम हो रही है। यानी कि अगर लाइट हमारी, लाइट कहाँ पे ट्रेवल करेगी, आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि अगर लाइट हमारी ट्रेवल करेगी रेयर से कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि स्पीड हमारी डिक्रीज होगी। बहुत कंसेप्चुअल बात है, आगे आपको कोई बार बार नहीं बताएगा, आप अभी समझ लीजिए। और जब स्पीड कम हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि लाइट हमारा स्लो मूव करेगी, लाइट क्या होगा जाएगा, स्लो मूव होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर हमारी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, स्पीड उसकी कम होगी, और जब कम होगी तो वो स्लो मूव करेगी। और जब वो स्लो मूव करेगी तो आप यहाँ से जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था डायग्राम, यहाँ से समझिए, जब यहाँ ये अगर एयर है और ये हमारा वाटर है, अब आपको क्लियर हो चुका है कि मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 क्या है, वाटर है। और ये हमारा क्या हो गया, रेयर हो गया, और ये हो गया हमारा डेंसर हो गया इसके कंपेयर में। और अभी हमने क्या समझा है कि अगर लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो गया, उसकी स्पीड स्लो हो गई है, स्पीड स्लो हो गई है, यानी कि वो धीरे चलेगी। और जब वो धीरे चलेगी तो वो कहाँ को जाएगी, कहाँ को मूव कर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि धीरे चलेगी तो वो किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा केस फर्स्ट निकल के आ गया है। मैं आपको दोबारा क्लियर करके समझाती हूँ, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बार बार कोई नहीं बताएगा, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, फिर आप सोचेंगे कि ये कैसे रे ट्रेवल कर रही है, क्या हो रहा है ना। ये चीज आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, लाइट देखिए अगर रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और जब स्पीड किसी भी चीज की कम हो जाती है तो वो स्लोली ट्रेवल करती है, और जब स्लोली ट्रेवल करेगी तो वो किधर को बैंड होगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ बैंड होगी, बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। अब यहाँ पे हम केसेस में केस बना के देखेंगे रे डायग्राम के थ्रू। ये हमारा केस फर्स्ट है, क्या है, व्हेन मीडियम 1, अगर हमारा मीडियम 1 क्या है, मीडियम 1 इज एयर, एंड मीडियम टू क्या है हमारा, मीडियम टू इज वाटर। अभी हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखो, आपने दोनों के वो देख लिए हैं स्पीड, कि स्पीड किसने, एयर में है 3 × 10⁸ और इसमें है 2.5 × 10⁸ यानी कि कहाँ किस में फास्ट चल रही है, एयर में चल रही है। एयर हमारा कैसा है, रेयर है। तो अब हम देखो यहाँ पे बनाएंगे, ये है हमारा मीडियम हो गया, ये मीडियम 1 हो गया, मैं एम से डिनोट करूंगी मीडियम 1 को, और ये मीडियम 2 हो गया। मीडियम 1 क्या है, एयर है, और मीडियम 2 क्या है, वाटर है। मीडियम 2 हमारा
वाटर है। क्लियर है सबको ये चीज? अब हमारी क्या है, इसमें स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸। अभी मैं ये सब आपको लिख के क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, बाकी आगे आपको हर डायग्राम में इतनी डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। वाटर में कितनी है, 2.25 × 10⁸। अब ये आई हमारी रे, इंसिडेंट रे। ये हमने डाला नॉर्मल, नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा गड़बड़ डल गया है, आप तो स्केल से अच्छे से बनाएंगे। ठीक, नॉर्मल हमने ये डाला है, ये आ गया। ये जो उसने एंगल बनाया है मैं अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ, ये हो गया एंगल आई। ठीक है ना? अब इसके बाद हम अगला एंगल जो है, इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये यहाँ से एयर में इसकी स्पीड ज्यादा है तो तेज चलेगी, जैसे ही ये वाटर में आई इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। और कम होते ही ये किधर को बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। स्पीड अगर ज्यादा हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती, लेकिन अभी स्पीड कम हुई है तो ये किधर को करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे करेगी। क्लियर हो गया? और ये जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने वहां पे देखा था जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम साइड थे, है ना? ऐसे करके यहाँ से आई यहाँ से गई, ये एंगल इधर था एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग मीडियम में है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग मीडियम में है। ठीक है, आपको केस 1 क्लियर हो गया है। ये हमारी कहाँ ट्रेवल कर रही थी, रेयर से रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में क्लियर जा रही थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है रेयर टू डेंसर में जब जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है। ठीक है, अब हमारा केस नंबर 2 आता है। केस 2 आता है कि केस सेकंड, फर्स्ट केस सबको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है कि रेयर यानी कि एयर से कहाँ जा रही है, वो वाटर में जा रही है। ठीक, अब हम इसका उल्टा ले सकते हैं। केस 2 अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। व्हेन मीडियम 1 इज वाटर, अपोजिट तो यही होगा, एंड मीडियम 2 इज एयर। फाइन, कि मीडियम 2 क्या हो गया, एयर। अब आप देखिए ये हमारा क्या है, वाटर है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, एयर है, एयर है। ठीक, अब हमारी ये आई इंसिडेंट रे, ये हमारी डेंसर है, डेंसर है ना, वाटर हमारा डेंसर है कंपेयर टू एयर, और ये हमारा रेयर है। यहाँ पे स्पीड उसकी क्या होगी, फास्ट होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही वो डेंसर से रेयर में आई वो फास्ट चलने लगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलने लगी। स्पीड तो स्पीड ऑफ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ी वो बहुत तेज चली और वो क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से कहाँ चली गई, दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर वो इसकी स्पीड बढ़ गई है, जब बढ़ गई है तो वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एकदम तेज भागेगी यहाँ से। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो चेंज हो गया। आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला केस था उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल था, है ना? यही हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थी, लेकिन वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थी। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई और आर इक्वल नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पे आई अलग है, दूर चली गई है, तो आर ऑब्वियसली एंगल आर बढ़ गया होगा एंगल आई से। यहाँ पे आप देखेंगे, इस वाले पार्ट में देखेंगे तो एंगल आर जो है वो लेस देन है एंगल आई से, है ना? जो आर है हर जगह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे आर जो है बेटा वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ध्यान रखना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हाँ, ये सेम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है और यहाँ उस वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम था।
ये आपके जो आगे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें हमारा रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे आपका बेस है, अगर आपका बेस अभी से क्लियर होता चलेगा, फिजिक्स हुआ नहीं है बट हमारा बेस क्लियर नहीं होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत टफ चीजें हैं। अब आप यहाँ पे बच्चे याद कर लेते हैं कि रेयर से डांसर में जा रही है, बस दूर जाएगी, क्यों पास आएगी, क्यों आएगी, किसी को नहीं पता होता है। इस क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहें तो इसे पोज करके अपने नोट्स बनाएं और चीज को समझें। चलिए अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारा एक केस और हम स्टडी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्लास की भी बात की थी ना, कि व्हेन मीडियम वन, मीडियम वन क्या है, एयर, एंड मीडियम टू है हमारा ग्लास। ग्लास है, फिर से हमने ड्रॉ करा, ये हमारा एयर है यानी कि वैक्यूम है, ये हमारा ग्लास है। ये आया हमारा एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हमने डाला नॉर्मल। इसके बाद देखो ये रेयर है, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, क्योंकि देखो ग्लास में तो स्पीड और कम हो जा रही थी, ग्लास तो हमारा डेंसर बिल्कुल टॉप मोस्ट डेंसर था, है ना। तो इसमें क्या होगा, रेयर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सिंपल। बस ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इस केस में भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। फाइन। एक केस ये वाला हो गया। एक और केस इसमें हम देख सकते हैं, बिकॉज हम सारे केस इसलिए आपको बता रहे हैं, एग्जाम में हो सकता है कोई भी केस आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। केस नंबर 4 क्या है, कि व्हेन, देखो थोड़ा इधर उधर राइटिंग हो जाता है, आप समझ लीजिए, हमें मेन कंसेप्ट समझना है ना। व्हेन मीडियम वन इज ग्लास, या फिर एक काम करते हैं, हम मीडियम वन लेते हैं वाटर। वाटर से आपको समझने में इजी होगा। देखो मीडियम वन इज वाटर, वाटर एंड मीडियम टू, मीडियम टू क्या है, वो है हमारा ग्लास। अब हमारे देखो दोनों ही डेंसर है ना, ये वाटर है और ये ग्लास है, दोनों ही डेंसर हैं। लेकिन हमें देखना है कौन ज्यादा डेंसर है। इसमें स्पीड सबसे कम थी ना, 2 × 10⁸ थी, और वाटर में थी 2.25 × 10⁸ यानी कि ये वाटर से भी ज्यादा डेंसर है। वाटर के सॉरी ग्लास जो है, ग्लास वाटर से भी ज्यादा डेंसर है, यानी कि ग्लास के कंपेयर में वाटर क्या हो गया, रेयर हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि ये क्या हो गया, रेयर हो गया ग्लास के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। एयर से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वाटर हमारा क्या होगा, डेंसर होगा। लेकिन अगर हम ग्लास से कंपेयर करेंगे तो वाटर हमारा क्या होगा, रेयर होगा, अगर हम ग्लास से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये देखना है कि कंपैरिजन किससे चल रहा है, ऐसे ही दिमाग में नहीं बैठा लेना है, क्योंकि वाटर हमारे सेंटर में लाई कर रहा है। तो क्या हुआ, रेयर थी ये आई हमारी इंसिडेंट रे, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब इसके लिए तो रेयर है, रेयर से ये आ गई है डेंसर में, तो ये चली जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, दिमाग में सिर्फ ये नहीं बैठाना है, ये देखना है कि बात किसके कंपैरिजन में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर नोटिस करना है। कभी आप सोचें भैया वाटर तो वही होता है, वाटर तो है ही नॉर्मल, वाटर तो मतलब कि ग्लास, वाटर तो डेंसर ही है, ऐसा नहीं, वो एयर के कंपैरिजन में ही तो डेंसर है, वैसे थोड़ी ना डेंसर है। ठीक है, फाइन, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक रिफ्रैक्शन। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डाउट एक्सपर्ट पर मैसेज कर सकते हैं, हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें डायरेक्टली डैम कर सकते हैं, और इसी के साथ आप हमारे फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं पे एन से डिनोट किया जाता है, कहीं पे म्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये आपकी मर्जी है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन
in medium 1 to medium 2 to the speed of light in medium 2. Simply speed of light in मीडियम टू, यानी कि ये हमारा क्या है कि रेशियो है। अगर हम इसको म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ये एम मैंने मीडियम के लिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। अगर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन में भी मीटर पर सेकंड होगी इसकी यूनिट, और यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड होगी। दोनों की अगर हम यूनिट लेंगे सेम होगी, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। दोनों का हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, यूनिट लेस हो गया, जैसे कि मैग्निफिकेशन था, या फिर नो यूनिट हो गई। कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई इट इज यूनिटलेस और इट हैव नो यूनिट। ठीक है, अब देखो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाली चीज भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आते हैं बेटा, जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दो मीडियम का ऐसे हो गया ना, कि दो जो है हमारे मीडियम है उनका क्या हो गया सॉरी उनकी स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो हो गया है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अब हमने इसको क्या करा, इससे डिनोट करा है म्यू से। म्यू से डिनोट करके अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो अगर हम इसका क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम किसी का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे सपोज करिए हमें सिर्फ इन्होंने बोल दिया है कि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक, तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आगे मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगी पूरा, मैं उसका सिंबल यूज करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू, ग्लास का हमें निकालना है, तो सबसे किसके कंपैरिजन में निकालना है, जब हमें कुछ नहीं बताया कि किसके कंपेयर में निकालना है, तो ये हमें अपने आप से समझ जाना है, ग्लास का निकालना है किसके कंपेयर में निकालना है। अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो हमें खुद समझ जाना है वैक्यूम। ठीक है, इसको स्पीड ऑफ लाइट को सी से भी डिनोट करते हैं, या फिर वैक्यूम आप लिख सकते हैं। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन दोनों में, तभी तो हमारा क्या आएगा, म्यू जी। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या है, आपने देखा था टू कितनी है, 2 × 10, वाटर में तो 2.25 है, लेकिन ग्लास में तो 2 है सिर्फ, 2 × 10⁸ ये से ये कैंसिल हो गया, आ गया 3/2 यानी कि 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आ गया है, 1.5। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, और ये यूनिट लेस हो गई। ऐसे ही अगर हम देखें, इसमें तो इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू नहीं बताया, केस 2 आता है हमारा कि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, किसके कंपैरिजन में, ग्लास के। यानी कि वाटर का कैलकुलेट करना है तो वाटर हम यहाँ लिखेंगे, किसके कंपेयर में करना है, ग्लास के। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है जिसके कंपैरिजन में, पहले हमारा आएगा यहाँ पे v, अब मैं स्पीड ऑफ लाइट को v से डिनोट करूंगी, v अपॉन ये ग्लास के लिए है और ये v वाटर के लिए। आपको फॉर्मूला याद है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। स्पीड ऑफ, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है, 2 × 10⁸ है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है, 2 × 2.5, 2.25 × 10⁸ अगेन हमारा इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया, 2/2.25। और इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा, 0.89, यानी कि म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू 0.89। इस चीज का ध्यान रखना है, आप इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है किसी किसी बुक में, ठीक, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है और कहीं कहीं पे बेटा
ऐसे भी लिखा होता है म्यू डब्ल्यू जी। ठीक, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है इसको आपको समझ लेना है, ये रेस्पेक्ट में है यानी कि ये ऊपर जाएगा। हम्म, ठीक है, इसकी लाइट ऊपर आएगी जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये आपका म्यू यूनिट लेस है, आपका ये भी हो गया है, क्लियर हो गया। अब अगर आपको देखो यहाँ से ये कहा जाता कि आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे किसी भी चीज का कैलकुलेट कराया जाता है, जैसे कि आप कैलकुलेट करिए म्यू जी, ये हमारा केस थर्ड है, म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी। यहाँ से समझिए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्लेक्टिव, देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ आपको थोड़ा समझने में और इजी हो जाएगा ताकि आप बाद में देखें। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, ये डब्लू ग्लास। ठीक, तो अब हमें इनका कैलकुलेट करके निकालना है, तो यानी कि म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इसे देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, क्योंकि देखो इसमें विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना था तो ग्लास ऊपर गया, इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना था तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर की ऊपर गई। अब आप देखेंगे यहाँ से क्या आया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे क्या आया, वन। यानी कि म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू वन। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है, रेसिप्रोकल हैं, ये आ गया है। ठीक, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मैं एक बार पूरा लिख देती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे अगर मीडियम भी चेंज करते हैं। ठीक, इसमें ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है आप इसे रोक के वीडियो को समझ लीजिए, कोई डाउट में आने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ही है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज, हर चीज के कुछ ना कुछ लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ नियम होते हैं। रिफ्रैक्शन दो, इसका फर्स्ट लॉ क्या है, सब सेम है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्ट हो गई वो रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल all lies in the same plane, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे सारे लाई करेंगे, है ना। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहाँ पे मिलेंगे सब, देखा था ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे वो पॉइंट होगा इंसिडेंस का, जैसे ये आई इंसिडेंट रे, ये हमने डाली नॉर्मल, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिलेंगे और एक ही प्लेन में होंगे। ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। कोई डाउट नहीं है, एक बार और बोल देती हूँ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड आती है, सेकंड हमारी क्या लॉ है, when a light travel या फिर propagate from a medium to another, the product of refractive index of the medium and the sine of angle which makes the rays makes the is constant। ठीक, इसको अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं
तो क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू the angle of refraction, to the angle of refraction, दोनों पता है हमें कौन से, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट, किसी कोई भी लाइट के लिए है ना, कोई भी गिवन कलर की, ये आप लिख सकते हैं फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर इज कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप सिंपली देखें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो जो इसकी दूसरी अगर आप देखेंगे डेफिनेशन है कि वो ये कहता है कि ये भी आप इससे समझिए, इस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं, है ना, म्यू होता है। लेकिन आप इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन मीडियम में, और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जैसे ये यहाँ पे रे आई, ये हमारा इसने इंसिडेंट रे बनाया, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन था, इसमें चली गई, यहाँ पे ये इसने आर बनाया, ये आई बनाया था, ये यहाँ पे था म्यू टू, तो म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ये बोलती है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और ये क्या होता है, म्यू, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा, है ना, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, ये हो गया। और ये ही जो है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। मैं अलग कलर से लिखती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ना पूछ के डायरेक्टली बस क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में हम ये पूरा ही डिफाइन करेंगे। दिस इज एंगल, this is Snell's law. The product of refractive index to the sine of angle of incidence is equal to the product of refractive index in medium 2 to the sine of angle of refraction। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको ये डेफिनेशन बताई थी तो आपको क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन अभी आप इस फॉर्मूले के थ्रू इस डेफिनेशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं, है ना। मैं एक बार यहाँ वो वाली डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एंगल of incidence to refractive index in medium 1 is equal to the product of angle of refraction, with refraction to to uh, to refractive index in मीडियम टू। भले से आपको देखने में ये जो डेफिनेशन है ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जैसे ही आप ये देखते हैं तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऊपर से जब आप ये रे डायग्राम देखेंगे इससे तो और भी बिल्कुल डाउट नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये इसने एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, तो यहाँ से क्या हो गया, म्यू वन साइन आई, और यहाँ से क्या हो गया, म्यू टू साइन आर, और सिंपल सी बात है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। साइन आई के नीचे साइन आर आया, सेम पहले की तरह ही है, दोनों डेफिनेशन बात एक ही बोलती हैं। म्यू वन आ गया और ये हमारा म्यू हो गया, यानी कि कांस्टेंट आ गया, और यही हमारी स्नेल्स लॉ हो गई, ठीक। या तो आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर इज कांस्टेंट, या फिर आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन आप लिखेंगे दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ये डेफिनेशन टू है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये डेफिनेशन डेफिनेशन वन है, ठीक। ये हमारी आ गई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज हो गई हैं, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
अब देखो इसका यूज करके जो एप्लीकेशन है स्नेल्स लॉ के, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, कि जो ये स्नेल्स लॉ है ये इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सब हम इस नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे। तो तब तक आप हमसे कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक कर लेंगे तो आपकी या नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ एंड मैनी अदर टॉपिक। जो भी इस टॉपिक इस चैप्टर के रिफ्रैक्शन पार्ट के जो टॉपिक्स बचे हैं उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।